हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो हम पॉल्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम एयर पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और सॉइल पॉल्यूशन। तो अब बारी है कुछ और पॉल्यूशंस को समझने की और साथ ही साथ ये समझने की कि करना क्या है और अभी तक हम क्या क्या स्टेप्स उठा चुके हैं इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us see what we have already discussed। तो ये कुछ कॉमन सीन्स हैं हमारी कंट्री में। हम अपनी ही कंट्री की बात करेंगे तो ये कुछ कॉमन सीन्स हैं हमारी कंट्री में। तो गार्बेज इधर उधर फैला होना, बहुत सारे कचरों का ढेर दिखाई देना, इवन पानी में वेस्ट को डाल देना, ये सब हमारी कंट्री में कॉमन सीन्स हैं और यही चीज़ें कॉज करती हैं किसी ना किसी तरह का पॉल्यूशन, राइट। तो हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक और पॉल्यूशन पे विच इज़ रेडिएशंस। तो रेडिएशंस क्या है? रेडिएशंस होती क्या है? रेडिएशंस एक एनर्जी फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है एनर्जी की जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं और ये एनर्जीज जो है ये बेसिकली यूज़ होती हैं मेडिसिन्स में और इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में। तो अगर कहीं पर भी आपको ये वाला साइन दिखाई दे कहीं पर भी, तो समझ लेना कि समथिंग और एल्स दिस प्लेस इज टॉकिंग अबाउट या दिस थिंग इज टॉकिंग अबाउट रेडिएशंस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मैं आगे आपको ये बताने वाली हूँ कि रेडिएशन से क्या क्या हो सकता है और अभी तक क्या क्या हुआ है। तो एक्स रेज जो होती हैं ये भी एक तरह की रेडिएशंस हैं। ये रेडिएशंस काफ़ी हाई एनर्जी की होती हैं और इनकी एनर्जी को मेजर करने वाला यूनिट होते हैं फोटोन्स, राइट। तो ये जो एनर्जी है, ये जो रेज है ना, ये डैमेज करती हैं हमारे बॉडी सेल्स को और फ्रीक्वेंटली जब हमारी बॉडी एक्सपोज्ड होती है इन रेडिएशंस को तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स को डैमेज करना। तो हमें पता है क्रोमोसोम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स में ही होते हैं क्या? डीएनए होता है और यही डीएनए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास होता है और ऐसे ही हमारे जो जीन्स हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को पास ऑन होते हैं। तो अगर हमारा डीएनए डैमेज हो जाएगा तो माइट भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ डैमेज हो जाए जो एबनॉर्मैलिटीज़ क्रिएट कर दे हम में भी और हमारी आने वाली जनरेशन में भी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेडिएशन वाला जोन होता है ना, इससे हमें बच के रहना है। सेकेंड इज़, अब जब क्रोमोसोम्स डैमेज हो जाएंगे तो जेनेटिक वेरिएशंस तो आएंगी और उसके सिवा यहाँ पर बोन कैंसर्स भी देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशंस, राइट। तो हमें अपने आप को सेफ रखना है इन रेडिएशन जोन से। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो न्यूक्लियर रेडिएशंस अभी तक एक्स रेज ही पढ़ा, तो एक्सरे जब हम कराते हैं बोन का तो वो भी एक लिमिट तक होता है, ये नहीं कि हर रोज़ जाके अपनी बॉडी का हम एक्सरे करा सकते हैं। सो वी नीड टू एक्सपोज आवर बॉडीज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ रेज, राइट। अब जब हम न्यूक्लियर रेडिएशंस की बात करते हैं तो ये तो और ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती हैं। कैसे? कई बार क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती है ना, वैसे तो ये जो सारा जोन होता है ये काफ़ी अलग होता है ह्यूमन सेटलमेंट से और यहाँ पर बहुत प्रिकॉशंस ली जाती हैं ताकि ये रेडिएशंस कभी भी लीक ना हो या बाहर ना आए। लेकिन कई बार किसी भी एक्सीडेंट से या फिर किसी की नेग्लिजेंस से ये रेडिएशंस बाहर आ सकती हैं। सो दिस कॉजेज अ रेडिएशन पॉल्यूशन। सो it is either leaked from a nuclear power plant or due to the negligence disposal of waste or accidental explosion in the plant. So these are the 4 ways. So this is also one of the way जिससे कि हमारी बॉडी एक्सपोज हो सकती है न्यूक्लियर रेडिएशंस को या फिर न्यूक्लियर रेडिएशंस दे गेट आउट ऑफ द प्लेस वेयर दे आर इन, राइट।
लेट अस टॉक अबाउट सम न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन्स। तो वर्ल्ड का डेडलीस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन देखा गया था चेर्नोबिल, यूक्रेन में। तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम था चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो 11 अप्रैल 1986 में रात को करीबन 1:30 बजे वहाँ पर रिएक्टर नंबर 4 में के लिड में कुछ वाइब्रेशंस देखी गई। तो वहाँ के वर्कर्स को ये समझ आया कि यहाँ पर इस रिएक्टर में कुछ सही नहीं चल रहा है और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसको बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेन स्विच को ऑफ कर दिया और मेन स्विच जैसे ही ऑफ हुआ वैसे ही होना ऐसा चाहिए था कि जो रॉड्स हैं वो रिएक्टर के अंदर जाएं और ये रिएक्टर बंद हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि रॉड्स अंदर तो गई लेकिन रिएक्टर बंद नहीं हुआ, जो रिएक्शन चल रहा था वो बंद नहीं हुआ। वहाँ पर एक ज़ोर का एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, जिसकी वजह से रेडिएशंस जो हैं वो स्मोक के थ्रू सारा का सारा जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो चला गया हवा में। और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ यूक्रेन में नहीं देखा गया, इसका इफ़ेक्ट आसपास की कंट्रीज़ में भी देखा गया। तो अगर आप मैप में देखोगे ना तो यूक्रेन और यूके, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, काफ़ी दूर हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट यूके में भी देखा गया। यूके में एक टाइम पर रेडिएशन रेन देखी गई और इवन ये भी देखा गया कि जब ये रेडिएशन रेन हुई और पानी में घास के ऊपर गिरी, जब इस घास को काऊ ने खाया और उसी दूध को बच्चों ने पिया तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को थायराइड कैंसर भी देखने को मिला। सो दिस वॉज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देन दूसरा हुआ है जापान में, दैट इज़ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में मार्च 11, 2011 में एक एक्सीडेंटल लीकेज हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी डैमेज हुआ। तो इससे काफ़ी लोग मर भी गए, काफ़ी लोगों ने सफ़र किया, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई और जैसे कि कैंसर, जैसे कि हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने सफ़र की। तो आज भी कुछ लोग सेम उन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मर चुके हैं इस एक्सपोजर के बाद। तो यहाँ पर ना जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन रेडिएशन है, मेन पॉल्यूटेंट है, वो क्या है? तो इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, चाहे एक्सीडेंटल लीकेज हो, चाहे नेग्लिजेंस हो, कुछ भी हो, तो इसमें जो मेन पॉल्यूटेंट है दैट इज़ आयोडीन 131। तो ये जो आयोडीन 131 होता है ना, ये रेज कर देता है थायराइड कैंसर का रिस्क। तो यहाँ पर थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और इवन जब ये जापान वाला इंसिडेंस हुआ था तो कुछ रेडिएशंस जो हैं वो सी में लीक हो गई थी, और जब ये सी में लीक हो गई तो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये ह्यूमंस तक पहुंच गई। कैसे? सी में लीक हो गई तो वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स तक पहुंची। अब जब लोगों ने सी फूड को कंज्यूम किया तो पैसिवली ये जो रेडिएशंस थी इनका इफ़ेक्ट ह्यूमंस में भी देखने को मिला। So it is very important to understand that we have to be safe, and if somebody is working in a radiation or a nuclear power plant, so that person has to take special precautions. तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला था इंडिया में भी इन 2010। तो दिल्ली में एक मार्केट है मायापुरी मार्केट, जो कि एक स्क्रैप मार्केट है। इस मार्केट में एक्सीडेंटली कुछ हैजार्डस मटेरियल पहुंच गया था। तो एक रिसर्च सेंटर ने कुछ ऑक्शन किया था और बहुत ही पुराना एक कुछ तो आर्टिकल था जिसमें हैजार्डस मटेरियल था। तो अननोइंगली वो ऑक्शन में एक स्क्रैप डीलर को चला गया और उसके थ्रू वो इस मार्केट में पहुँच गया। तो उसमें था कोबाल्ट 60। अब ये जो मटेरियल था ना, जहाँ पर ये मटेरियल था उसको 11 पीसेस में तोड़ा गया और एक किसी को दे दिया गया जिसने एक्सीडेंटली उसको अपनी पॉकेट में रखा। बहुत सारे लोगों को दिया गया और कुछ पीसेस जो थे वो उसी मार्केट में रहे। तो बहुत सारे पेशेंट्स उस टाइम रेडिएशन के अफेक्ट से एम्स में एडमिट हुए और एम्स में एडमिट होने के बाद ये पता चला कि ये कोबाल्ट 60 की वजह से हुआ है। तो आज भी कुछ लोग सरवाइव कर रहे हैं उस रेडिएशन डैमेज के बाद, रेडिएशन के लीक के बाद, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स फेस किए और फाइनली वो सब आज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट देखा गया था दैट वाज कोबाल्ट 60, जो कि एक रिसर्च सेंटर से आया था इस मार्केट के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द
इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन वेस्ट दैट हैपेंड इन इंडिया ऑल्सो। तो इसीलिए हम जो भी चीज़ डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको हमें बहुत केयरफुली एक सही हाथ में पहुंचाना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉल्यूशन एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन, कभी भी अगर आप मान लो एग्ज़ाम्स हैं और कोई आसपास ना कोई ज़ोर से गाने चला दे, सो फॉर यू दैट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ लाउड नॉइज़, that is basically a disturbance that seems unpleasant to you. So this unpleasant, loud, undesired sound which interfere with one's hearing and concentration is called नॉइज़ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता है ड्यू टू नॉइज़ ऑल्सो। तो ये जो ज़ोर ज़ोर से गाने लगाए जाते हैं, सो दिस क्रिएट्स हियरिंग प्रॉब्लम्स और कहीं ना कहीं ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन को भी अफेक्ट करता है। सो दिस इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। अब ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसके क्या सोर्सेज हैं? तो अगर मैं ना भी बताऊँ ना तो भी आप सबको पता है क्या क्या है। इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में जब मशीन्स चलती हैं तो वहाँ से जो आवाज़ उठती है वो एक नॉइज़ पॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपने कभी किसी इंडस्ट्री को विज़िट किया हो तो इंडस्ट्री में अगर आप अपने फ्रेंड को कुछ बताना भी चाह रहे हो या सुनना चाह रहे हो, सो दैट बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द वर्कशॉप्स, राइट। तो ये जो वर्कशॉप्स हैं, वर्कशॉप्स में भी काफ़ी सारी मशीन्स यूज़ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का ऐसा यूज़ किया जाता है जिससे आवाज़ आती है, काफ़ी लाउड नॉइज़ आती है। देन ट्रेन्स, तो ट्रेन्स का चलना, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ए नॉइज़। देन ऑटोमोबाइल्स, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, अगर एक ट्रैफिक जैम हो जाता है ना तो लोग हॉर्न पे हॉर्न, और कई तो ऐसी गाड़ियाँ हैं जैसे ट्रक्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, कुछ ट्रक्स, पुराने ट्रक्स, बसेस हैं, सो दे क्रिएट a lot of noise when they move even though they do not blow horn, so that also creates noise. Then jet aircraft, जब एक एयरक्राफ्ट, इवन हम सिर्फ एरोप्लेन की भी बात कर लें तो जब एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है तब भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आती है, राइट। सो दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, क्लियर। देन लाउड कॉन्वर्जेशंस, ज़ोर ज़ोर से बातें करना, वो भी क्या होता है, अगर आप 10 लोग खड़े हो और ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हो एक दूसरे से तो वो एक नॉइज़ है, राइट। देन रेडियो एंड टीवी ज़ोर ज़ोर से लगाना, सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ नॉइज़ पॉल्यूशन। एंड देन यूजिंग लाउड स्पीकर्स, जैसे यूजुअली होता है शादियों में होता है, या फिर इलेक्शन कैंपेन्स में बड़े बड़े अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर्स का यूज़ किया जाता है। इवन द म्यूज़िकल बैंड्स जो आप सुनते हैं, ये जो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पर भी बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं। सो these all things causes a pollution which is called as a noise pollution, right? So I hope I am clear to you. Now let us talk about the harmful effects. तो हमने ये तो जान लिया कि sources क्या हैं, अब बात ये है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, ये हमारे बात करने में, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने में हमें इंटरफेरेंस होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल विजिट पर गए हो, आप और आपका फ्रेंड कुछ एक दूसरे के साथ बात करना चाह रहे हो, आप उसको कुछ बताना चाह रहे हो, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है, तो आप इफ़ेक्टिवली एक दूसरे की बात नहीं सुन पाओगे। सो दिस एक्चुअली इंटरफेयर्स विद योर कम्युनिकेशन, राइट। देन अगर मान लो आप मेडिटेट करना चाह रहे हो, आपको एकदम रिलैक्सिंग इस सिचुएशन चाहिए ताकि आप रिलैक्स कर पाओ और अपने आप को शांत कर पाओ, क्या आप इतनी आवाज़ में खुद को शांत कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो दैट डिस्टर्ब्स योर पीस ऑफ माइंड एंड that also interrupts basically in your concentration, ठीक है। तो मान लो आपको पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है, लेकिन आपके आसपास किसी ने गाने चला दिए, तो अगर आप चाहो भी कि आप कंसंट्रेट करो और बिना उसके बारे में सोचे या सिर्फ अपनी बुक्स पे ध्यान दो, तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ अगेन अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। देन इट लोअर्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। तो जो काम आप कर रहे हो, जो मैथ्स की प्रॉब्लम शायद आपने
5 मिनट में सॉल्व करनी थी उसको आपने 15 मिनट्स लगा दिए। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, आपका जो एफिशिएंसी है ना वो भी कम हो रही है। जो 5 मिनट का काम था वो 15 में हो गया, और 15 में भी शायद वो गलत हो जाए, ठीक है। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्टर्ब इन स्लीप। तो ऐसा होता है ना कई बार पूरी रात, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, पूरी रात डीजे चलता है या स्पीकर्स लगाए जाते हैं, तो उससे आपको नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है ना तो बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द harmful effect of the noise pollution. Then the sudden loud sound can damage the eardrum. जो एकदम लाउड साउंड होती है ना वो आपके ईयर ड्रम को भी डैमेज करती है। तो अगर आपका ईयर ड्रम ही डैमेज हो जाएगा, सो दैट विल अफेक्ट योर हियरिंग एफिशिएंसी। और जब बहुत लंबे टाइम के लिए आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो उससे आप डेफ भी हो सकते हो। तो हमारे ईयर्स जो है ना वो एक सर्टन लेवल ऑफ नॉइज़ के लिए बने हैं या सर्टन लेवल ऑफ साउंड के लिए बने हैं। जब उससे ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, सो दैट क्रिएट्स डेफनेस इन ह्यूमंस। नाउ अब देखो, जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, तो उस टाइम अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप कभी एयरपोर्ट के आसपास रहे होंगे, तो गन शॉट्स होते हैं। तो जब ये गन शॉट्स होते हैं तो ये बेसिकली किस लिए होते हैं, ताकि बर्ड की एक्टिविटी जो है वो उस एरिया में कम हो जाए। तो इसलिए, और इवन जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, तो आवाज़ भी बहुत होती है। तो ये जो बर्ड लाइफ है ना ये भी डिस्टर्ब होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉइज़ पॉल्यूशन। शायद वो बेचारे कहीं पेड़ पे आराम से बैठे होंगे, लेकिन दूर गन शॉट होगा ना तो एकदम सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो उड़ जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ द नॉइज़ पॉल्यूशन affects have the harmful effects on us. So not only us, but we are seeing that they are causing problems in birds also. So I hope you understood the complete concept of noise pollution. तो noise pollution को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए एक तो अननेसेसरी नॉइज़ ना क्रिएट की जाए, अननेसेसरी शोर ना मचाया जाए, अननेसेसरी ज़ोर ज़ोर से गाने ना लगाए जाएं, अननेसेसरी हॉर्न्स ना ब्लो किए जाएं। अगर ट्रैफिक आपको दिख रहा है कि एकदम ब्लॉक्ड है, धीरे धीरे ही निकलेगा, तो आपके हॉर्न बजाने से कोई भी कार एरोप्लेन नहीं बन जाएगी, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर आराम से वेट करना है कि सब धीरे धीरे डिस्पर्स हों, आपकी बारी भी आ जाएगी। सो वन शुड नॉट ब्लो अननेसेसरी हॉर्न्स, राइट। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर्स। तो लाउड स्पीकर्स जो यूज़ करते हैं उस पर एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जैसे अब तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक टाइम लिमिट है कि 10 बजे डीजे बंद होना चाहिए शादियों में, तो होना चाहिए, तो वो होता है, ठीक है। सो लेकिन फिर भी दिन भर अगर डीजे चला है तो 10 बजे बंद होने से भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। देन वन मस्ट प्लांट ट्रीज़ अलॉन्ग द रोड साइड। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं ना, ये सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देते हैं या सिर्फ हमें फोटोसिंथेसाइज करके खाना नहीं देते हैं, दे आर वेरी गुड इन एब्जॉर्बिंग दिस नॉइज़। तो अगर एक रोड के आसपास ट्रीज़ होते हैं ना, तो वहाँ पर ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस शोर को, इस आवाज़ को, और उससे शांति रहती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा रोड है ना, रोड के दोनों साइड खूब सारे ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, ताकि ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये कम हो जाए। द नेक्स्ट इज़ नो क्रैकर्स। तो ये जो क्रैकर्स है इस पे भी काफ़ी ज़्यादा बैन लगाया जाता है। अब एक तो रीज़न इसका है एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा जब क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्रैकर्स पे बैन होना चाहिए, इफ़ नॉट बैन बट एक लिमिटेड यूजेज होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। तो हमने कौन कौन से पॉल्यूशन पढ़े? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन एंड लास्ट में नॉइज़ पॉल्यूशन। तो ये जो पॉल्यूशंस है ना, इनका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या है, होता क्या है इनसे?
तो सबसे पहली चीज़ कि इसका इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट पे और हमारे एनवायरनमेंट पे। कैसे होता है? तो जो हमारा क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, हमने उसमें देखी है होती हुई एसिड रेन, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो होता क्या है कि जब बड़े सारे केमिकल्स आपस में मिल जाते हैं और जब बारिश आती है तो बारिश के साथ हवा से ये केमिकल्स आ जाते हैं ऑन टू आवर अर्थ सरफेस। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये बेसिकली जब पानी में मिक्स हो जाते हैं तो ये उस पानी का जो रेन है उसके पीएच को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेन है ना, ये एसिडिक कंडीशंस में पहुंच जाती है। तो चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पर एसिड रेन, अगर हम क्लीन रेन की बात करें, ठीक है, तो जो एकदम नॉर्मल जो बारिश होती है उसका पीएच ना अराउंड 6 होता है। 6 भी क्यों होता है? 7 इज़ द न्यूट्रल वन, राइट? हम सबको पता है 7 इज़ द न्यूट्रल पीएच, लेकिन यहाँ पर 6 होता है। तो 6 होने की वजह ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पानी के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है तो पीएच थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ चुका है, हवा में सिर्फ टॉक्सिक कंपोनेंट्स ही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब जो नॉर्मल लेवल है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस समय हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड, साथ ही साथ बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो जब पानी इन सब चीज़ों से मिलता है, जब बारिश होती है और हवा में आके पानी SO2, ठीक है, सो इट इज़ SO2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब पानी इन सब चीज़ों से मिलता है ना, तो यहाँ पर जो pH है रेन का वो काफ़ी कम हो जाता है, फ्रॉम 6 to 4। तो मतलब pH काफ़ी कम हो गया, और ये वाली जो pH है दिस रिप्रेजेंट्स एसिड्स, राइट। तो इसीलिए इस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने देखा होगा कि कई बार एक ऐसे ग्लास के घर बने होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जाता है, सो दोज आर द ग्रीन हाउसेस। तो इसमें होता क्या है कि ये यूजुअली कोल्ड कंडीशंस में ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं, या फिर कोल्ड कंडीशंस में ये हाउसेस बनाने का रीज़न ये होता है कि अब ये जो ग्लास का घर बना हुआ है ना, जब सनलाइट यहाँ पर पड़ेगी, सन रेज एंटर होंगी, तो कुछ सन रेज ट्रैप्ड रह जाएंगी इस हाउस के अंदर, और प्लांट्स को वो वार्मथ मिलेगी, वो टेम्परेचर मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रीन हाउसेस क्या हैं? दीज आर द स्मॉल ग्लास हाउसेस स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू ग्रो प्लांट्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोल्ड कंडीशंस। तो ऐसे हाउसेस आपने काफ़ी कॉमनली देखे होंगे, या फिर वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उन्होंने तो बहुत कॉमनली देखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग आपस में लिंक्ड है। कैसे? अब देखो, जब भी अगर हम अर्थ की बात करें, अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये भी क्या करता है कि जब भी कोई सन रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, ठीक है, ये एंटर कर रही हैं रेज इनटू आवर एटमॉस्फेयर, तो कुछ रेज जो हैं वो बाहर चली जाती हैं, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर कुछ रेज को ना ट्रैप करके रखता है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही धूप आई 40 डिग्री हो गया और जैसे ही धूप गई वैसे ही -40 पे पहुंच गया, तो वो नहीं होता है। तो देयर इज़ अ बैलेंस, मतलब कि दिन में चलो मान लिया 30 है तो शाम को से 15 है या 10 है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, एंड दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मतलब ऐसा है क्या एटमॉस्फेयर में जो इन गैसेस को ट्रैप कर रहा है? सोचो, ऐसा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो काफ़ी सारे चीज़ों से, बर्निंग से और इन सब चीज़ों से हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये इन गैसेस को ट्रैप करके रखती है। लेकिन अब होता क्या है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन भी, ठीक है। तो सो दे अकमलेट दिस हीट, ठीक है, और ये एस्केप नहीं होने देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कार्बन
डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे आज के टाइम पर क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए प्लांट्स हैं ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये एक फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वो खाना बनाते हैं हमारे लिए। लेकिन क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतनी हो रही है, इतने पेड़ काटे जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए प्लांट्स ही नहीं हैं, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा सोलर रेडिएशंस ट्रैप हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो बढ़ रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर पहले से 40 डिग्री का टेम्परेचर हुआ करता था, आज वो गर्मियों में 45 to 50 डिग्रीज जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये कैसे होती है, जब हम घरों में फ्यूल्स जलाते हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। अब आप बोलोगे कि राइजिंग पॉपुलेशन से कैसे हो रहा है, तो देखो हम पेड़ों को ही तो काट रहे हैं ना। वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज जस्ट टू मेक हाउसेज, टू मेक इंडस्ट्रीज, और अपने लिए एग्रीकल्चर के लिए लैंड बनाने के लिए। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में। सो नाउ डिक्रीजिंग वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से देयर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन इन फोटोसिंथेसिस। सो दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट स्लाइड, ठीक है। सो आई होप द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज क्लियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि कुछ रेडिएशंस जब एटमॉस्फेयर में एंटर होंगी, जब रेज आएंगी सन रेज और वो एटमॉस्फेयर में एंटर होंगी, तो कुछ जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी certain amount of this warmth or heat will be trapped by the atmosphere। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है कि जब ये हीट ज़्यादा ट्रैप होने लग जाती है। तो आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो जो एवरेज टेम्परेचर है ना अर्थ का, वो बढ़ रहा है एवरी ईयर, और उसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। आइस मेल्ट हो रही है तो सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है तो लैंड एरिया कम हो रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो डिफॉरेस्टेशन है ना, वो इधर से भी उधर से भी हर तरफ से हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, पेड़ नहीं काटने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी क्लियर ना हो, प्लीज़ आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। सो ओवरऑल राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्रेटर रिटेंशन ऑफ सोलर रेडिएशंस इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर पिछले 3 डेकेड्स में, मतलब पिछले 30 सालों में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, ठीक है। तो बोलने को तो ये 0.5 है, लेकिन आपने विद टाइम, आप कितने साल के हो, आप 15-16 ईयर्स के होंगे, तो आप जब छोटे थे या फिर पिछले 2-3 सालों में भी आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि गर्मियों में ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है और ठंडी शायद थोड़ी कम हो गई है। तो ये सारे रीजंस हैं हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से, यही है वो ग्लोबल वार्मिंग, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब क्योंकि ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से स्नो कैप्स मेल्ट हो रही हैं, मतलब जितनी भी स्नो कैप्स हैं वो अब मेल्ट हो रही हैं। तो जब वो मेल्ट होंगी तो वो सारा पानी कहाँ आएगा, सी में आएगा। तो सी का लेवल बढ़ रहा है, और अब यहाँ पर क्योंकि पेड़ नहीं हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारी फूड प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो रही है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, इवन फिशरीज़ में, हर जगह फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ा है, राइट। सो अब ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ द थर्ड इफ़ेक्ट, राइट। तो अब ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होती है ना, ओजोन क्या होती है, ओजोन का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बताऊं, सो दैट इज O3,
ठीक है। तो होता क्या है कि एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, एक ऑक्सीजन एटम आपस में जब मिलते हैं तो O3 बनता है ओजोन। तो ये जो ओजोन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली। तो यहाँ पर ये एक सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है। तो आप भी जब धूप में निकलते होंगे तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करते होंगे ना अपने फेस पे, ताकि हार्मफुल सोलर रेडिएशंस आपकी स्किन को टच करके सनबर्न ना कर दें। तो ये जो अर्थ का सनस्क्रीन है ना, ये है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को हमें प्रिवेंट करना है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करती है उन हार्मफुल यूवी रेज को, ताकि वो हमारी अर्थ के सरफेस तक ना पहुंच पाएँ, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको एंटर ही नहीं करनी देती हैं इस जोन से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। जैसे कि जो हम फ्रिज यूज़ करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं हमारे घर में, वहाँ से एक कंपोनेंट रिलीज़ होता है जिन्हें हम इन शॉर्ट CFCs बोलते हैं, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बुलाते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, जब ये निकलते हैं तो इनमें जो क्लोरीन होता है, क्लोरो मतलब कि इनके पास है क्लोरीन। तो जब ये क्लोरीन जाके ओजोन के साथ जो कंबाइन करता है, मतलब ऊपर जाके ओजोन के साथ मिलता है, तो ये वहाँ पर ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता जाता है। जब ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो बेसिकली जो ओजोन लेयर है ना, वो ही पतली होती जाती है, थिन होती जाती है। और रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ तो सबको पता है, हर घर में एक फ्रिज तो है ही है। बहुत रेयर कोई ऐसा घर होगा जिनके पास फ्रिज नहीं होगा, अदरवाइज सबके पास फ्रिज है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, इनका यूज़ रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें रेफ्रिजरेटर्स में, ताकि ये CFCs ना निकलें। जब ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं निकलेंगे तो हम अपनी ओजोन लेयर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। देन एरोसोल स्प्रेज एंड कुछ पैकेटिंग मटेरियल जिनमें स्टायरोफोम होता है। तो ये सारे वो मटेरियल्स हैं जिनसे ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर के नहीं होने से क्या होगा? तो नहीं होने से तो बहुत कुछ होगा। एक तो जब ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, तो अर्थ के अराउंड ये एक लेयर है, ठीक है, जिसे हमने ओजोन लेयर बुलाया है। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ये हार्मफुल रेज की एंट्री को प्रिवेंट करती है, लेकिन जब ये एंटर हो जाती है तो ये ह्यूमंस में सनबर्न करती है। और इवन ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये स्किन डिसऑर्डर्स करते हैं, स्किन कैंसर्स करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और स्किन कैंसर्स करते हैं। और ये रिड्यूस करते हैं किसी भी फॉरेस्ट की या सी की प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो हर एक सी या एक फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है, और वो अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, बड़ी सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है इन फॉरेस्ट की और सीज की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। So let us take up one question now. The question is, name the following pollutant. A pollutant which is mainly responsible for causing acid rain. तो अगर पॉल्यूटेंट की बात करूं तो यहाँ पर ना मेजरली दो पॉल्यूटेंट्स हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड इज any two chemicals leading to the formation of ozone holes. तो दो केमिकल कौन कौन से हैं वो दो केमिकल्स? तो यहाँ पर मेजरली यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स और एरोसोल्स लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल, राइट। सो आपके दिमाग में जो भी और हो आप वो लिख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो हमने क्लाइमेट पर इफेक्ट देख लिया, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ह्यूमंस पे क्या होता है? ये जो पॉल्यूशन है ना, ये ह्यूमंस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं से शुरू होती हैं लंग डिसऑर्डर्स। देन इट लीड पार्टिकुलेट लेड कॉज ब्लड सेल शॉर्टेज। तो यहाँ पर जो ब्लड के सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। देन स्मॉग लीड्स टू एजमा एंड पुअर विजिबिलिटी।
तो स्मॉग की वजह से एज़मा काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिलता है और जो विजिबिलिटी होती है, जो क्लैरिटी होती है एक आगे देखने की, वो भी एकदम फेड हो जाती है, जैसे विंटर्स में हम दिल्ली में देखते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट गैस दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज सीरियस डैमेज टू एयर पैसेज ऑफ लंग्स, और ये कॉज करता है ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइस को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पर ब्रोंकाइटिस कॉज करता है, जो कि एक इन्फ्लेमेशन है। क्लियर। सो नाउ कमिंग ऑन टू द वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, देखो जब आप गंदा पानी पियोगे ना तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, और छोटी क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पानी से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। तो ऐसी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं ह्यूमंस में। अब आ जाते हैं सॉइल पॉल्यूशन पर। तो सॉइल हम डायरेक्टली तो नहीं खा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं सॉइल पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स तो वहीं पर उग रहे हैं, प्लांट्स जो न्यूट्रिशन है वो वहीं से ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब किसी तरह का पॉल्यूशन होता है, जैसे एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़ होना इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ना, ये इसी खाने के थ्रू, इसी फूड के थ्रू हमारे अंदर आते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट। सो दिस वाज सॉइल पॉल्यूशन। देन नेक्स्ट इज हाउ डू वी कंट्रोल दिस पॉल्यूशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अब ज़रूरी ये हो गया है हमारे लिए कि हमें इस पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाना है, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कंट्रोल करना कैसे है पॉल्यूशन को। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम अगर एयर पॉल्यूशन पे जाएं तो हमें जो व्हीकल्स में फ्यूल यूज़ करना है वो लेड फ्री होना चाहिए, दैट इज़ अनलेडेड पेट्रोल, और CNGs का यूज़ करना चाहिए, जो कि एक लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है और ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट। नाउ स्विचिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजन जब भी आप एक रेड लाइट पर खड़े हो, तो अगर आप ट्रैफिक में हो और रेड लाइट है और आपको पता है टाइम लगेगा, तो उस टाइम पर इंजन्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। देन इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज एंड फिटिंग द फिल्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एक तरह के डिवाइसेस हैं जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी चिमनी से एग्जॉस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको फिल्टर आउट करके वो हवा में डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिससे कि जो टॉक्सिन्स हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कम जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो चिमनीज़ लंबी होनी चाहिए, और इससे पहले कि ये चिमनी से बहुत सारा स्मोक जो है वो बाहर डिस्चार्ज हो, उसको फिल्टर आउट कर देना चाहिए। देन व्हाट एल्स वी कैन डू, जब भी अगर अब हम वाटर पॉल्यूशन पे आए, तो जब भी कोई भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट होता है एक वेस्ट वाटर, राइट। तो ये जो वेस्ट वाटर है ना, इसको डिस्चार्ज करने से पहले इसको ट्रीट कर देना चाहिए, और इसको वाटर बॉडीज़ में गंदे पानी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। देन वन शुड नॉट थ्रो फूड वेस्ट इनटू ओपन ग्राउंड। तो ओपन ग्राउंड में मतलब कुछ भी आया, खाया पिया और फेंक दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके हर जगह सिर्फ हमें कूड़ा ही दिखाई देगा, राइट। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइट टू सी। और अगर नीट एंड क्लीन होगी तो उस नीट एंड क्लीन साइट से एक हैप्पीनेस आती है, एक अच्छा लगता है हमें देखने से। लेकिन जब कूड़ा अपने आसपास होता है तो काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं और काफ़ी नेगेटिव फील होता है कि सब कुछ ऐसे गंदा सा है, राइट। ओके, सो नाउ सेटिंग अप द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन लार्ज हैबिटेशन एंड सेप्टिक टैंक्स इन हाउसेस। तो हर एक घर में, इवन अब एक ऐसी ड्राइव चली थी जिसमें रूरल एरियाज़ में भी हर एक घर में सेपरेट वॉशरूम्स हैं। तो वो वॉशरूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब ओपन में लोग जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठती हैं और जिनसे डिजीज़ेस भी फैलती हैं, और साथ ही साथ वो जो पूरी साइट है ना वो अनप्लेजेंट होती है देखने के लिए। और बड़ी बड़ी जगहों पे जैसे सिटीज़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो ये सारा वेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और वहाँ पर ये ट्रीट होता है, एंड फाइनली दिस वाटर इज़ रीयूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस, नॉट फॉर ड्रिंकिंग,
राइट। नाउ द ग्रेटर यूज ऑफ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हमारे घरों में ना जितना भी वेजिटेबल फ्रूट का पील वाला जो वेस्ट है ना, सो दैट ऑल वेस्ट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट और मैन्योर्स, और इन मैन्योर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और पेस्टिसाइड्स पे और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पे अपनी रिलायबिलिटी को कम करना चाहिए, क्योंकि एक तो जब ये पानी में चले जाते हैं वाटर बॉडीज़ में तो ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं, और फाइनली ये इवन हम जब हवा में उड़ते हैं तो भी ये किसी ना किसी तरह एयर के पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, और साथ ही साथ जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। ओके, सो देन coming on to the recycling. So recycling of some of the things like plastic, metals and glass material, और incinerators का यूज़ करना चाहिए जो नॉन रिसाइकलिंग वेस्ट हैं उनके लिए, राइट। देन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना है, एंड इवन व्हेन वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, और जिससे एसिड रेन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम होती है। सो वेस्ट लैंड एंड माउंटेन स्लोप्स रिड्यूसेस सॉइल पॉल्यूशन एंड इट इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी। सो दिस ऑल नीड्स टू बी डन so that we can have a pollution free environment, we can live in a clean environment. Vehicular standards, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, हम सबके पास गाड़ियां होती जा रही हैं, तो हर एक घर में एटलीस्ट एक टू व्हीलर तो होगा ही। तो इन सब से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और इसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। सो दीज स्टैंडर्ड्स आर सेट अंडर यूरो भारत व्हीकुलर स्टैंडर्ड्स। तो इसका मेन एम ये है कि हम इफ़ेक्टिवली सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कट कर सके फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे आसपास बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, राइट। तो अगर आप किसी भी एक हाईवे पे जाओगे, इतनी सारी गाड़ियां होती हैं, कई बार ट्रैफिक जैम से 1-1 किलोमीटर लंबा लगता है। तो यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, इनका जो एग्जॉस्ट होता है उनसे सल्फर और नाइट्रोजन वेस्ट निकलते हैं। तो ये जो वेस्ट हैं, इन वेस्ट से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इन व्हीकुलर स्टैंडर्ड्स का जो मेन रोल है, मेन एजेंडा है, वो ये है कि इससे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वेस्ट को कैसे कट करना है। तो 2000 ईयर में BS एमिशन नॉर्म्स आए थे। ये फर्स्ट एमिशन नॉर्म्स थे जिन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का मतलब जो फर्स्ट टाइम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे फॉर ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। सो ये अपग्रेड होते रहे हैं। सो 2000 में इट वाज BS स्टैंडर्ड्स, BS एमिशन नॉर्म्स, देन इट गॉट अपग्रेडेड टू BS2, then BS3, and now we are in India we are following BS4, लेकिन BS4 पर ही हम नहीं रुके हैं। सो BS is भारत स्टैंडर्ड्स, ठीक है। Okay, so norms were set up by the central government to reduce the pollution and to keep a check on the pollutant levels। कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म सेट किए हैं जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, और जो पॉल्यूटेंट लेवल है हर एक गाड़ी से निकलने वाला उसको चेक करेंगे। तो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ, फादर या मदर के साथ अगर कभी गए होंगे पॉल्यूशन चेक कराने, तो आपने देखा होगा कि एक पाइप सी फिट की जाती है आपकी गाड़ी में जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है उस पाइप से, और उसी से उनका जो एमिशन लेवल है ना वो चेक किया जाता है। तो दिस इज़ हाउ एमिशन लेवल ऑफ एवरी व्हीकल इज़ चेक्ड, और वो पॉल्यूशन चेक का हर 6 मंथ्स में पॉल्यूशन चेक बनवाना पड़ता है अपनी गाड़ी के लिए, चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे कोई बड़ी गाड़ी है। सो BS नंबर्स आर बेस्ड ऑन द यूरोपियन एमिशन नॉर्म्स। तो ये जो BS स्टैंडर्ड्स है ना, ये यूरोपियन मिशन नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। तो वहाँ पर इनको ऐसे बोला जाता है यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6। तो आज जो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये एक्चुअली फॉलो किसको करने हैं,
ये फॉलो करने हैं जो ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज गाड़ियां बनाती हैं, तो उनको ये चेक करना है कि जब वो इंजन बना रही हैं तो इंजन में वो क्या यूज़ कर रही हैं और इन गाड़ियों के चलने से जो पॉल्यूशन लेवल है वो कितना हो रहा है। तो अब ये ऑटोमोबाइल मेकर्स के हाथ में दे दिया गया है कि उनको कैसे इंजन्स को मोर एफिशिएंट बनाना है ताकि पॉल्यूशन लेवल कम हो सके। तो यहाँ पर दीज आर फॉलोड बाय ऑटोमोबाइल मेकर्स, और ये सारा जो नॉर्म्स है ना, दीज आर फॉर द रेफरेंस, दीज आर फॉर देयर रेफरेंस, राइट। ओके, सो अब BS4 एमिशंस जो हैं वो इंडिया में आए थे 2010 में, 2010 से हैं, लेकिन इनको पूरी कंट्री में इंटायरली इन्फोर्स किया गया 2017 में। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज को ये याद रखना है कि जो हम क्वालिटी ऑफ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज को ये ध्यान रखना है कि जो वो इंजन बना रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस ना हो। और दूसरा यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट इंडिया बट फॉर अस, कि हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ ऐसी रिफाइनरी सेटअप करें जहाँ पर हम क्लीनर फ्यूल प्रोड्यूस कर सकें, जिससे जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेंट लेवल है एग्जॉस्ट से निकलने वाला, वो कम हो और वो हार्मफुल ना हो, राइट। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी और क्लीनर फ्यूल्स को प्रोड्यूस करना है। सो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स नीड टू स्पीड अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अडॉप्ट BS6 नॉर्म्स कंप्लेन बाय 2020 इन इंडिया। तो अब BS6 नॉर्म्स भी हमारी कंट्री ने अडॉप्ट कर लिए हैं सिंस 2020। तो अब हमें अपने व्हीकल्स को उतना एफिशिएंट बनाना है, उनके इंजन्स को एफिशिएंट बनाना है, और अपन जो फ्यूल यूज़ हो रहा है तो उस क्लीनर और गुड क्वालिटी फ्यूल को बनाने के लिए हमें अच्छी रिफाइनरी सेटअप करनी है ताकि अच्छा फ्यूल बने, अच्छी क्वालिटी का बने, जिसमें पॉल्यूटेंट लेवल जो है एमिशन में वो कम हो, राइट। तो एक तो ये तरीका है। एक और चीज़ हमारे इंडिया में शुरू हुई है, दैट इज़ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, सबने सुना होगा। कब शुरू हुआ था? तो सबको याद होगा कब शुरू हुआ था, जल्दी से बताओ। एक तो ये गांधी जी के बर्थडे पर हुआ था शुरू, तो मतलब 2 अक्टूबर को, और दूसरा जब गांधी जी की सरकार में गांधी जी के बर्थडे पर मोदी सरकार थी। तो मोदी सरकार कब आई थी? 2014 में। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द क्लीन इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2014, राइट। सो इट एम्फसाइज नॉट टू लिटर एंड डू नॉट लेट अदर्स ऑल्सो टू लिटर, ठीक है। तो मतलब कि ना तो खुद इधर उधर कचरा फेंकना है, जहाँ डस्टबिन है वहीं पर फेंकना है, और ये भी इंश्योर करना है कि कोई और फालतू में इधर उधर कचरा ना फैलाए, ठीक है। तो तभी हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख पाएंगे। तो इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हमारी जो स्ट्रीट्स हैं, हमारे जो रोड्स हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, वो एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। देन एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्लस्टर एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स। तो जो लोग खुले में, इंडिया में तो काफ़ी पहले से ये ट्रेंड रहा है कि खुले में शौच, ठीक है। सो वी नीड टू कट दैट आउट, और हर घर में एक टॉयलेट, और हर इवन जब अगर आप कभी बाहर जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, और इवन पेट्रोल पंप्स को भी ये गाइडलाइंस हैं कि वहाँ पर भी टॉयलेट्स होने चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड टॉयलेट्स होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो ओपन में ना जाकर इन वॉशरूम्स का यूज़ करें, जिससे हमारी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन रहें। नाउ इस्टेब्लिश एन अकाउंटेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग। अच्छा, अब इसको मॉनिटर करना, अब वी आर इन मिलियंस, तो अब इस चीज़ को मॉनिटर करना कि ये चीज़ अच्छे से फॉलो हो रही है, उसके लिए भी एक अच्छा सा सेटअप हमें चाहिए, एक हमें अथॉरिटी चाहिए जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सके। देन अचीव एफिशिएंट सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, इसको मैनेज करना
भी एक टास्क है। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी कैन डू ऑन आवर पार्ट, तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि लिटर अराउंड ना करें, हम कूड़े को इधर उधर ना फेंके। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट पुट एवरीथिंग इन द स्पेस गिवन, तो मतलब कि डस्टबिन में ही कूड़ा डालेंगे, राइट। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक का पॉल्यूशन इज वेरी वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो आजकल आपने आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में और आपने इवन न्यूज़ में भी सुना होगा कि हाउ डेंजरस इज दिस प्लास्टिक टू अस, कैसे ये हमारे अर्थ को, हमारे लाइफ को पॉल्यूट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को बैन करना है। कोई भी ऐसा प्लास्टिक जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक है या जिसका हम एक बार यूज़ करके ऐसे प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं, उस प्लास्टिक को हमें बैन करना है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये जो प्लास्टिक से पॉल्यूशन हो रहा है, इससे होता क्या है? इससे हमारे जो लैंडफिल्स हैं, ड्रेन्स हैं, रिवर्स हैं, वो चोक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब बहुत बारिश होती है और मान लो कि आसपास बहुत कचरा है और वहाँ से अगर ये जो, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि इतना सारा प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक चला जाएगा कहाँ पर? ये प्लास्टिक चला जाएगा उन ड्रेन्स में। तो ये ड्रेन्स में ना अब एक इकट्ठा होके ब्लॉक कर देगा, चोक कर देगा उन ड्रेन्स को, और अब पानी जो है ना वो आगे की तरफ फ्लो ना करके एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देन समटाइम्स दे फ्लो इनटू द ओशंस, और ओशंस में इंजेस्ट कर लेते हैं कुछ एनिमल्स। कुछ टाइम पहले एक पिक्चर आई थी जहाँ पर एक शार्क ने बहुत सारा प्लास्टिक इनगल्फ कर लिया था और वो मर गई थी। तो उसकी बॉडी को कट करके उसमें से वो इतना सारा प्लास्टिक निकाला गया था। सो दिस लीड्स टू चोकिंग इन एनिमल्स एज वेल। नाउ व्हेन डम्प्ड इन सॉइल, पॉइजनस सब्सटेंसेस कम इन सॉइल एंड वाटर। तो जब सॉइल में हम प्लास्टिक को ऐसे फेंक देते हैं तो इसमें जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है प्लास्टिक में, वो हमारी सॉइल में आता है। सॉइल से ये पानी में जाता है, पानी से ये अलग अलग जगह पर जाता है और कहीं ना कहीं इसी सॉइल के थ्रू ये हम में भी आ जाता है। सो दीज आर सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। नाउ हाउ टू लेसन दिस पॉल्यूशन? करें क्या? तो करना बहुत आसान है लेकिन फॉलो करना ज़रूरी है। तो हमें 3 R's को ऑब्जर्व करना चाहिए। कौन कौन से हैं वो? जल्दी से। सो रीयूज़, जो भी अगर हमारे पास चीज़ है, इवन अभी सिर्फ हम अगर प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तो अगर जितना भी प्लास्टिक है रीयूज़ करो, उसको जितने से ज़्यादा रीयूज़ करो, उसको रिड्यूस करो। मतलब कोशिश करो कि प्लास्टिक इतना कम यूज़ किया जाए कि वो रिड्यूस हो जाए वेस्ट। हम प्लास्टिक के वेस्ट को ही रिड्यूस कर दें। जैसे अगर आप कहीं जूस पीने जाते हो और वहाँ पर स्ट्रॉ आपको देते हैं, तो आप रिफ्यूज़ कर दो कि मुझे स्ट्रॉ नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली ग्लास से पी सकता हूँ। अगर वहाँ पर आपको पेपर कप है, प्लास्टिक कप है और एक नॉर्मल रीयूजेबल कप है, सो आई वुड एडवाइज़ कि आप उस रीयूजेबल ग्लास को या कप को आप यूज़ करें, इवन पेपर कप को भी ना यूज़ करें। देन रीसाइकिल, बहुत सारी चीज़ों को रीसाइकिल करें। जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको रीसाइकिल करें ताकि उसको हमें फेंकना ना पड़े और उसको वापस से हम रीयूज़ करते जाएं और हम अपने जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको कम कर पाएँ। करेक्ट। देन कैरी और रीफिलेबल वाटर बॉटल्स। तो जब भी आप कहीं बाहर जाओ ना, तो पानी घर से लेके जाओ। ये मत सोचो कि बाहर तो प्लास्टिक की बॉटल मिल ही जाएगी, वहाँ से ले लेंगे। सो लेट मी टेल यू, द वाटर दैट इज स्टोर्ड इन दोज प्लास्टिक बॉटल्स इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। इट इज़ नॉट दैट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो हमें क्या करना है, हमें घर से अपनी पानी की बॉटल भर कर लेकर जानी है, ठीक है। द नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल कटलरी एंड स्ट्रॉज। तो होता है ना कि कहीं बाहर जा रहे हैं पिकनिक पे, तो ऐसा करते हैं कि घर से अपनी जो प्लेट्स हैं, जो नॉर्मल प्लेट्स हैं, वो क्यों लेकर जानी, डिस्पोजेबल लेकर चलते हैं और फिर उनको फेंक देंगे,
ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन कम बैक एंड वॉश दोज यूटेंसिल्स एट योर होम, और इससे आप वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज कैरी रीयूजेबल फैब्रिक बैग्स, रिफ्यूज़ प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम शॉपकीपर्स। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं, आप सब्जी शॉपिंग के लिए जाएं, आप किसी भी शॉपिंग के लिए जाएं, आप अपना ही बैग लेकर जाएं। और अगर आपको कोई प्लास्टिक का बैग दे भी रहा है, इन केस आप भूल गए बैग ले जाना, तो अगर कोई आपको प्लास्टिक का बैग दे रहा है तो आप रिफ्यूज़ कर दो कि आई विल नॉट टेक दिस बैग। सो दिस वे यू कैन हेल्प द environment, right? Then give plastic containers to scrap dealers for recycling। तो जो scrap dealers होते हैं उनको जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उनको दो, ताकि वो रिसाइकिल करें और उसको कहीं ना कहीं यूज़ में ला सकें। So this was all from the plastic pollution and I hope this is clear. So this was all from the today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood what we need to do on our part to control this pollution. So I will see you next time. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub मतलब free है पर best है।